जय हिंद प्यारे बच्चों, जेपी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग आपको केमिस्ट्री क्लास 12th के केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का सलूशन करेंगे और आज हम लोग आपको 75 ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, जिसमें से बोर्ड एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है और पिछले कई सालों से बोर्ड एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए बाबू वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं और पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन क्या होगा बाबू, अधिकतम होगा। इसके लिए बाबू मैं आपको कई बार इसको बता चुका हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, वांट हाफ गुणांक यानी आई का क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे। चलिए पहला के लिए अगर हम लोग वांट हाफ गुणांक आई का मान निकाले तो यहाँ क्या होगा बाबू, पहला टूटेगा के प्लस में और SO4 किस में टूटेगा बाबू, माइनस में। यहाँ 2 के हैं तो 2 से गुणा कर देंगे, यानी 2 प्लस और 2 माइनस। लेकिन यहाँ अगर आपसे पूछा जाए आई का मान यानी वांट हाफ गुणांक का मान कितना होगा, तो यहाँ देखते हैं बाबू कितना प्लस है। तो प्लस हम लोग देख रहे हैं बाबू 1 प्लस है। कितना प्लस है, 1 प्लस और 2 माइनस, टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। यानी यहाँ वांट हाफ गुणांक आई का मान कितना आया बाबू, 3 आया। अगर NaCl की बात करें बाबू तो Na प्लस में और Cl किस में टूटेगा बाबू, माइनस में। देखिए कितना प्लस और कितना माइनस आया बाबू, 1 प्लस और 1 माइनस आया। तो यहाँ आई का मान कितना हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा। अगर हम ग्लूकोज की बात करें इसका विखंडन नहीं होगा, यूरिया की बात करें इसका विखंडन नहीं होगा। तो आप देखिए बाबू वांट हाफ गुणांक यानी आई का मान किसके लिए ज़्यादा आया है, तो K2SO4 के लिए आई का मान 3 है और NaCl के लिए आई का मान कितना है, 2 है। तो जिसके लिए आई का मान जितना अधिक होगा उसका हिमांक का अवनमन क्वथनांक का उन्नयन उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा बाबू, ए नंबर ऑप्शन सही होगा, यानी K2SO4। समझ में आया कि नहीं है बाबू। यानी सबसे पहले क्वेश्चन जो भी दिया रहेगा सबसे पहले उसको क्या कर दीजिए, आयन में तोड़ दीजिएगा और प्लस और माइनस की संख्या काउंट कीजिएगा। ध्यान देना है, प्लस माइनस यानी आयन की संख्या काउंट करेंगे तो यहाँ जो भी कोफिशिएंट होगा उसे गुणा नहीं करेंगे। यानी यहाँ अगर गुणा करते तो 2 प्लस होता 2 माइनस कितना होता 4, लेकिन कितना होगा, एक ही प्लस काउंट करेंगे, इस 2 से गुणा नहीं करेंगे। तो 1 प्लस और 2 माइनस मिलके कितना हो गया बाबू, 3 हो गया। यहाँ Na प्लस Cl माइनस आई का मान कितना आया, 2 आया। ग्लूकोज और यूरिया का विखंडन नहीं होगा तो वांट हाफ गुणांक किसके लिए ज्यादा आया, K2SO4 के लिए ज्यादा है, इसलिए इसका हिमांक का अवनमन सबसे क्या होगा, अधिक होगा। बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए आपको वेग स्थिरांक K का क्या निकालना है, मान निकालना है। अब चलिए बाबू सबसे पहले आप K का मात्रक जब भी आपसे पूछा जाए, K का मात्रक, एक ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक ध्यान से समझिएगा। K का मात्रक कितना होगा, तो K का मात्रक के लिए आप फॉर्मूला याद रखिएगा, मोल प्रति लीटर। क्या रखिएगा बाबू, मोल प्रति लीटर। और मोल प्रति लीटर के पावर कितना मान लीजिएगा, 1 माइनस एन मानिए। कितना मानिएगा बाबू, 1 माइनस एन, 1 माइनस एन। और यहाँ सेकेंड के पावर, किसका पावर बाबू, सेकेंड का पावर कितना मान लीजिएगा, -1। समझ में आया कि नहीं है। यानी सेकेंड का पावर कितना हो जाएगा, -1। यानी क्या समझना है, की का जो मात्रक होगा मोल प्रति लीटर, यानी इसको और कैसे लिख सकते हैं, यानी के का मात्रक लिख सकते हैं बाबू मोल MOL। यहाँ पे लीटर कर पावर कितना हो जाएगा, 1 माइनस एन और सेकेंड के पावर -1। ये आपको ट्रिक याद रखना है। और जिस कोटि के लिए पूछेगा वहां n का मान रख देंगे। किस कोटि के लिए पूछ रहा है बाबू, प्रथम कोटि। प्रथम कोटि के लिए क्या कर दीजिए, n बराबर कितना मान लीजिए, 1 मान लीजिए। प्रथम कोटि के लिए n बराबर 1, तो जैसे रखिएगा मान तो K का जो मात्रक निकल जाएगा मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। इसका पावर कितना होगा, 1 माइनस 1 सेकेंड के पावर -1। आप पढ़े हैं बाबू, किसी चीज का पावर 1 माइनस 1 यानी 0 हो गया तो इसका मान 1 होता है। यानी आंसर निकल जाएगा सेकेंड के पावर -1 या समय के पावर -1। ये किसके लिए याद रखेंगे, अगर प्रथम कोटि का रहा तो डायरेक्ट याद रखेंगे सेकेंड के पावर -1। और अगर क्या बाबू आपसे पूछा जाए द्वितीय कोटि तृतीय कोटि तो आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा, मोल प्रति लीटर के पावर 1 माइनस एन,
सेकेंड के पावर -1। यानी यहाँ से क्या करना है, n का मान जितनी ऑर्डर की रिएक्शन वो रख देना है। अगर ऐसे आप निकालिएगा शून्य कोटि के लिए, अगर n बराबर 0 मान है शून्य कोटि के लिए, तो इसका निकल जाएगा बाबू मोल प्रति लीटर, या मोल हो जाएगा, और मोल के पावर कितना हो जाएगा -1, यहाँ रखेंगे लीटर के पावर -1। कैसे निकालेंगे बाबू, यहाँ रख देंगे 1 के जगह पर कितना रख देंगे 0, तो ये निकल जाएगा बाबू मोल, क्या निकलेगा मोल सेकेंड, लीटर के पावर -1 सेकेंड के पावर -1। ये किस कोटि के लिए निकलेगा, शून्य कोटि के लिए, और प्रथम कोटि के लिए क्या निकला बाबू सेकेंड के पावर -1। तो आपको याद रखना है, एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए कितना मात्रक निकला, वेग स्थिरांक का समय के पावर -1। और अगर आपसे पूछा जाता है बाबू शून्य कोटि के लिए, तो आप यहाँ जितना n के जगह पर 1 रखे हैं ना, n के जगह पर 0 रख दीजिएगा तो निकल जाएगा मोल, लीटर ऊपर जाएगा लीटर के पावर -1 सेकेंड के पावर -1। तो याद हो जाएगा बाबू, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रा निकलता है सेकेंड के पावर -1। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्या कह रहा है बाबू, ध्यान से देखिए। 3 कह रहा है कि H3PO4 एक है द्विभाषमिक अम्ल, एक भाषमिक अम्ल, त्रिभाषमिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले H3PO4 का स्ट्रक्चर बना दिए, फास्फोरस, यहाँ डबल बॉन्ड के साथ O जो आता है, यहाँ OH रहेगा, यहाँ OH रहेगा, और एक आपके पास क्या रहता है, H रहता है। एक क्या रहेगा बाबू, H रहेगा। अब बताइए बाबू कितना, यहाँ 2 OH या 2 हाइड्रॉक्सिल समूह क्या कर सकता है, त्याग सकता है। तो इसकी नंबर कितनी है बाबू, इनका नंबर जो आया, संख्या कितनी आ गई बाबू, 2। कितनी संख्या आ गई, 2 आ गई। तो इसलिए इसकी भाषमिकता 2 होगी, यानी कैसा अम्ल है, द्विभाषमिक अम्ल है। तो H3PO4 पूछेगा कैसा अम्ल है, तो याद रखेंगे द्विभाषमिक अम्ल। क्यों द्विभाषमिक अम्ल है, कारण पूछ देता है 2 नंबर में, तो कहिएगा H3PO4 में 2 हाइड्रॉक्सिल समूह विस्थापन योग्य है, 2 हाइड्रॉक्सिल समूह त्याग सकता है। तो इसकी संख्या 2 है, इसलिए ये कैसा अम्ल है, द्विभाषमिक क्या है, अम्ल है। बहुत बढ़िया बाबू, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 का निम्नलिखित में कौन संक्रमण धातु का आयन अनुचुंबकीय। देखिए बाबू, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है, अनुचुंबकीय की जगह प्रतिचुंबकीय होना चाहिए, लेकिन आप निकाल सकते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए तो ये क्या होते हैं, अनुचुंबकीय। क्या होते हैं बाबू, अनुचुंबकीय होते हैं, यानी पारामैग्नेटिक। क्या होते हैं बाबू, अनुचुंबकीय, यानी क्या होते हैं बाबू, पारामैग्नेटिक होते हैं, पारामैग्नेटिक। कई बार ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, पारामैग्नेटिक होते हैं। जबकि अगर मैं बात करूं Zn+2 का, यह होता है कौन चुंबकीय बाबू, प्रतिचुंबकीय। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये क्या है, प्रतिचुंबकीय, यानी डायामैग्नेटिक है। क्या है बाबू, डायामैग्नेटिक, यानी चुंबक की ओर आकर्षित न होके अल्प रूप से विकर्षित होगा, ऊपर वाले क्या होंगे, आकर्षित होंगे। तो ये आपको क्वेश्चन जैसे पूछेगा, अगर अनुचुंबकीय है तो इनमें तीनों सही है, यानी कोबाल्ट होगा CO+2 Ni+2 Cu+2, Zn+2 क्या है, प्रतिचुंबकीय, क्योंकि इसके D में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 10, और D में 10 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा, इसलिए ये कैसा होगा, वो प्रतिचुंबकीय होगा। तो यहाँ क्वेश्चन क्या होना चाहिए, प्रतिचुंबकीय होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं बाबू, तो कौन प्रतिचुंबकीय होगा, Zn+2, और बाकी सब हैं वो क्या होंगे, अनुचुंबकीय, यानी चुंबक की ओर क्या होंगे, आकर्षित होंगे। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। समझ में आना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है बाबू। 5 नंबर का रहा, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को मैट्रिक्स या गैंग बोलते हैं, यानी गैंग या इसी को किसके नाम से जाना जाता है, मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। समझ में आया कि नहीं बाबू, यानी अयस्क में जो भी अशुद्धियां होती हैं उनको क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स या गैंग कहा जाता है। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 का रहा है NiCO, यहाँ पे क्या होगा बाबू, NiCO4 होगा, यहाँ 4 रहेगा। NiCO4 में निकिल का आपको क्या निकालना है, ऑक्सीकरण अवस्था। चलिए मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। Ni लिखिएगा प्लस, जब भी ऑक्सीकरण संख्या निकालना हो इसको पहले क्या कीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए। यहाँ पे 4 बार क्या दिया बाबू, CO के मतलब यहाँ कार्बोनाइल। क्या
इसके ऊपर कोई चार्ज है नहीं है, तो कोई चार्ज नहीं है तो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। अगर कोई भी चार्ज होता या प्लस या माइनस तो वहां बाहर हम लिख देते। ठीक है बाबू, चलिए लिखिए Ni इसका आक्सीकरण संख्या निकालना है प्लस 4 कार्बोनाइल का आक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 0 होती है, बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा बाबू, Ni प्लस 4 में 0 से गुणा करेंगे 0 बराबर 0, यानी Ni की आक्सीकरण संख्या कितनी आ गई बाबू, Ni की आक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, 0 आ गई। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। समझ में आया कि नहीं, वो कैसे मैंने सॉल्व किया, NiCO4 यानी NiCO4 में आपको निकेल का क्या निकालना था, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना था। आप क्या कीजिएगा, जब भी ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाए आप सबसे पहले इनको एक्सपेंड कीजिएगा और ध्यान देना है, अगर इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज लिखा हो तो बाहर चार्ज लिखेंगे, अगर चार्ज नहीं लिखा हो तब 0 लिख दीजिएगा। कितना हो जाएगा बाबू, Ni प्लस 4 बार CO है तो 4 गुणे CO बराबर 0, Ni प्लस 4 गुणे CO का कितना होता है, 0 बराबर 0, तो Ni का मान कितना आ जाएगा, 0, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, कह रहा निम्न में कौन सी दवा बुखार को क्या करता है, कम करता है। ठीक है बाबू, चलिए सबसे पहले आपके पास है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक बाबू याद रखिएगा ये दर्द निवारक है। कैसा निवारक है, दर्द निवारक, यानी इसको दर्द के कंडीशन में इसको यूज करते हैं, तो ऐसी औषधि को क्या बोलते हैं, एनाल्जेसिक। एंटीबायोटिक क्या है बाबू, यानी सूक्ष्म जीवों को मारता है, सूक्ष्म जीवों को मारता है, तो सूक्ष्म जीवों के खिलाफ किसका यूज करेंगे बाबू, यानी एंटीबायोटिक। और एंटीबायोटिक याद रखिएगा बाबू पेट के अंदर के, किसके लिए सूक्ष्म जीव काम करेगा, तो पेट के अंदर के जो भी क्या है सूक्ष्म जीव है, पेट के अंदर के कौन जीव होंगे, सूक्ष्म जीव, उनको मारने के लिए किसका यूज करते हैं बाबू, एंटीबायोटिक। याद कीजिए बहुत बार आप पढ़े होंगे, एंटीबायोटिक मेडिसिन क्या होते हैं, सूक्ष्म जीवों के खिलाफ यूज किया जाता है। और कैसे एंटीबायोटिक ये दवाई किन के लिए काम करता है, तो पेट के अंदर, अगर पेट के अंदर सूक्ष्म जीव होंगे तो उनको मारने के लिए एंटीबायोटिक, अगर स्किन पे होंगे तो एंटीसेप्टिक्स। कौन सा यूज करेंगे बाबू, एंटीसेप्टिक। जितने भी क्रीम होते हैं एंटीसेप्टिक्स क्रीम होते हैं, यानी स्किन के कीटाणुओं को मारते हैं। एंटीपायरेटिक यही है बाबू, बुखार को कम करता है। किसको कम करेगा, बुखार को क्या करेगा, कम करेगा। बुखार को कम करने के लिए किसका यूज करेंगे बाबू, एंटीपायरेटिक। और ट्रांसक्यूलाइजर क्या होता है, मानसिक तनाव। कौन तनाव बाबू, मानसिक तनाव की कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे बाबू, ट्रांसक्यूलाइजर का। किसका यूज करेंगे, ट्रांसक्यूलाइजर का। तो कौन सा ऑप्शन सही है देख लीजिए आप लोग, कह रहा है कि इनमें से कौन बुखार को कम करता है, तो एंटीपायरेटिक, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैंने समझा दिया आपको चारों मेडिसिन की क्या फंक्शन है। एनाल्जेसिक दर्द निवारक होता है, एंटीबायोटिक क्या होता है, सूक्ष्म जीवों के खिलाफ कार्य करता है, और याद रखना है कि ये सूक्ष्म जीव पेट के अंदर के सूक्ष्म जीव होना चाहिए। एंटीपायरेटिक बुखार को कम करेगा। ट्रांसक्यूलाइजर या टेक्विलाइजर इसी को बोलते हैं, क्या होते हैं बाबू, मानसिक तनाव को दूर करता है। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मिथाइल एमीन को बनाया जाता है, तो याद कीजिए बाबू हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया से। किससे बनाया जाता है, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया से क्या बनाया जाता है, मिथाइल एमीन बनाया जाता है। साइंटिस्ट का नाम क्या है बाबू, हाफमैन है, और ये रिएक्शन कहलाती है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एल्किल हाइलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, योगात्मक अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया। कह रहा है बाबू आपके पास क्या है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन अभिक्रिया, यानी कौन इसमें है, तो याद कीजिए बाबू एल्काइल हाइलाइड है। क्या है बाबू, एल्काइल हाइलाइड यानी RX। इसको हमको चेंज करना है किसमें बाबू, अल्कोहल में, यानी ROH में क्या करना है, चेंज करना। अगर इसको चेंज करना हो तो हम जैसे कोई क्षार से रिएक्शन कर देंगे, जैसे KO कौन बाबू, H, किससे रिएक्शन करा दिए बाबू, क्षार से। अब देखिए बाबू ये क्या होगा, OH आएगा और X को हटा देगा। किसको हटाएगा बाबू, OH आएगा X को हटा देगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ से ROH बनेगा।
ROH और प्लस क्या बन जाएगा बाबू, यानी ROH यहाँ पे लिखे हैं, अब प्लस क्या बन जाएगा, यानी के कहाँ रिएक्शन कर लेगा इसके साथ, ये आ रहा है और इसको इसके स्थान से हटा रहा है, तो यानी ROH हो जाएगा और के साथ क्या हो जाएगा बाबू, X हो जाएगा। देखिए क्या बन गया आपके पास, अल्कोहल बन गया। अब बताइए इसमें हुआ क्या, OH आया और X को प्रतिस्थापित कर दिया, यानी उसके स्थान से उसको क्या कर दिया, हटा दिया। कौन हटाया, OH, किसको हटाया, X को, यानी हैलोजन को उसके स्थान से हटा दिया। यानी ये कैसी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया, यानी एक समूह दूसरे समूह को क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। तो याद रखेंगे एल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है, तो कैसी अभिक्रिया है, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। समझ में आया बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है वो कैप्रोलैक्टम किसका मोनोमर है, तो याद रखिए वो कैप्रोलैक्टम किसका मोनोमर है, तो याद रखेंगे नायलॉन 6 का क्या है, मोनोमर है। किसका मोनोमर है बाबू, नायलॉन 6 का। अगर आपसे कैप्रोलैक्टम का फार्मूला कोई पूछ दे तो आप कैसे बनाइएगा बाबू, ध्यान से देखिए, मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ कैप्रोलैक्टम का क्या बाबू स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ और आता है, देख लीजिएगा। ठीक है बाबू, यहाँ पे ऐसे बना रहेगा, ठीक है बाबू, और यहाँ पे रहता है बाबू NH। यही है बाबू आपके पास कैप्रोलैक्टम, बेंजीन रिंग जुड़ा रहेगा। तो याद रखिए कैप्रोलैक्टम जो होता है, कैप्रोलैक्टम का जो फार्मूला होता है, यहाँ पे सबसे पहले आप बना लीजिएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ क्या रहेगा बाबू, O रहेगा। ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ क्या रहेगा, O रहेगा। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, यह स्ट्रक्चर किसका है बाबू, कैप्रोलैक्टम का, और कैप्रोलैक्टम किसका बाबू, नायलॉन 6 का क्या है, मोनोमर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं बाबू, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है या बेरवादार क्या है, ठोस है। याद कीजिए वो हीरा क्रिस्टलीय होता है, ग्रेफाइट क्रिस्टलीय होता है, कौन है बाबू, कांच क्या है बाबू, यही है कैसा ठोस, अक्रिस्टलीय। कैसा है बाबू, अक्रिस्टलीय क्या है, ठोस है, यानी इसी को बोलते हैं बेरवादार ठोस। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। कारण निम्नलिखित में किसका हिमांक का अवनमन क्या होगा, अधिक होगा। तो क्वेश्चन अभी आप लोग पहले पढ़े, K2SO4 का हिमांक का अवनमन क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है बाबू, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुला है, तो बिलियन की क्या निकालनी है, मोलरता। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए बाबू, बिले क्या है हमारे पास, NaOH, बिले क्या है बाबू, NaOH। तो बिले जो है हमारे पास क्या दिया हुआ है, मतलब बिले क्या है, NaOH। कितना ग्राम है बाबू, देख लीजिए, बिले आपके पास दे दिया गया है कितना ग्राम, 2 ग्राम, और किस में घुला है, 1 बिलियन में। तो सबसे पहले इसका आणविक द्रव्यमान निकाल लेंगे। अगर हम निकाल लें किसका बाबू, बिले का आणविक द्रव्यमान, बताइए बाबू कितना हो जाएगा। आप सबके सब तत्वों को जोड़ दीजिए, Na एक बार है और एक बार O है और एक बार क्या है, H है। निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, Na का कितना होता है, सोडियम यानी 23 प्लस ऑक्सीजन का होता है बाबू 16, हाइड्रोजन का 1, जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 40। कितना आ गया बाबू, 40। अगर अब हम लोग निकाल दे बाबू क्या, मोलरता निकालना है, तो मोलरता क्या होती है, याद कीजिए बाबू, मोलरता क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मोलरता, तो मोलरता बराबर होता है बाबू विलेय की मोल संख्या, विलेय की मोल संख्या और बट्टा में किसका आयतन बाबू, विलयन का आयतन, विलयन का क्या बाबू, आयतन, यानी विलेय की मोल संख्या बट्टा विलयन का आयतन। बताइए बाबू, विलेय की मोल संख्या बट्टा विलयन का आयतन, अगर विलयन का आयतन ml में दिया हो तो ऊपर आप किससे गुणा कर दीजिएगा, 1000 से। ठीक है बाबू, कितना हो जाएगा, विलेय की मोल संख्या देख लीजिए, विलेय कितना ग्राम है, 2 ग्राम, बट्टा उसका आणविक द्रव्यमान कितना है बाबू, 40। नीचे क्या है, विलयन का आयतन कितना है, 200, और इनटू में ml देख लीजिए बाबू, ml में है तो किससे गुणा कर देंगे,
1000 से कितनी बार में कट जाएगा बाबू? 5 बार में। समझ में आया कि नहीं? कितना आंसर आ गया? ऊपर देख लिए 2 पचे 10, नीचे कितना हो जाएगा? 40, यानी 0 से 0 खत्म, 1/4 यानी 0.5 यानी 0.25 इसकी मोलरता हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। तरीका समझ में आया बाबू? सबसे पहले विलेय जो दिया था उसका हमने क्या निकाल दिया? उसका आणविक द्रव्यमान, और आणविक द्रव्यमान निकाल लिए। अगर हम उसको क्या निकालना हो, मोल संख्या, तो जितना उसकी मात्रा है उसमें उसके आणविक द्रव्यमान से भाग दे देंगे। यहाँ क्या निकलेगा? 2/40। विलयन का आयतन कितना दिया था? 200 ml। जब ml में देगा तो किससे गुणा कर देंगे बाबू? 1000 से। 1000 से गुणा कर दिए, 2 पचे 10 5 बार में 2/40 गुणे 5, 2 पचे 10/40 यानी ये आ गया बाबू 0.25 मोलर। इसका क्या हो जाएगा? मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाबू, देखिए ध्यान से, कह रहा है 14 नंबर कि द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या होता है? मुक्त होता है। याद कीजिए बाबू, जो NaCl होता है, NaCl, अगर इससे हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो Na+ और Cl क्या हो जाएगा? माइनस। अब देखिए बाबू, जो प्लस होता है वो माइनस की तरफ, माइनस इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है, और माइनस इलेक्ट्रोड कौन होता है विद्युत अपघटन में? कैथोड। और कैथोड पे कौन चार्ज होता है? माइनस चार्ज। और ये क्या होता है बाबू? प्लस वाला कौन होता है? एनोड होता है। एनोड पे कौन चार्ज होता है? प्लस चार्ज। ये विद्युत अपघटन की क्रिया में ऐसी होती है। गैल्वेनिक सेल में ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो NaCl से अगर विद्युत धारा प्रवाहित करें इसके सॉल्यूशन से, तो Na+ और Cl माइनस में, प्लस वाला किसके पास जाएगा? माइनस के पास। माइनस वाला किसके पास जाएगा? प्लस के पास। यानी धनायन यानी सोडियम किस पे गया बाबू? कैथोड पे। और क्लोरीन किस पे गया बाबू? एनोड पे। देखिए कौन सही है? यानी द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होती है, तो कैथोड पे कौन सा मुक्त हो रहा है बाबू? सोडियम। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। समझ में आया बाबू? क्वेश्चन नंबर 15 का 96,500 कूलम विद्युत धारा का प्रवाहित करेंगे तो कॉपर सल्फेट के विलयन से मुक्त होगा। याद कीजिए, कई बार आपको बताया है बाबू कि कॉपर सल्फेट के विलयन से अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, जैसे CuSO4, ये क्या हो जाएगा? टूटेगा बाबू। Cu++ और SO4 किसमें बाबू? माइनस माइनस। यहाँ आयन कितना बना? 2। आप क्या कर दिए? बस कॉपर के द्रव्यमान में किससे भाग दे दिए? 2 से। कॉपर का द्रव्यमान कितना होता है? वो 63.5। इसमें किससे भाग दीजिए? आयन की संख्या से 2 से। ये आ जाएगा 31.75 ग्राम। कितना आ जाएगा? 31.75 ग्राम। यही दे दिया है, 6 दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। यही आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसको याद कर लीजिएगा, कई सालों तक लगातार पूछा गया है। आप डायरेक्ट आंसर याद देंगे 31.75 ग्राम। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है। वेग इक्वेशन दिया है k, सांद्रण a का पावर कितना दिया है? 0 नहीं, a का पावर कितना है बाबू? 1 है। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो आपको इस अभिक्रिया की कोटि बतानी है। तो अभिक्रिया की कोटि जो n होती है, जो भी सांद्रण यहाँ पे दिया हुआ, इसका घात कितना दिया बाबू? 1। इसका घात कितना दिया? 1, यानी 1 और 1 मिलके कितना हो जाएगा? 2। अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी बाबू? 2 हो जाएगी। ठीक है बाबू, बस आप देख लीजिएगा सांद्रण का घात कितना दिया, बस उसी को क्या करना है? जोड़ देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? यानी कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, किसी से क्रिया नहीं करती है? तो इसके लिए आप 3 ही धातु का नाम याद रखिएगा। सबसे पहले क्या होता है बाबू? Ag, Au और खास करके वो Pt। यानी 3 धातु, यानी Ag मतलब क्या बाबू? चांदी। और आपके पास क्या दिया बाबू? Au मतलब सोना और Pt मतलब प्लेटिनम। ये तीनों धातु मुक्त अवस्था में प्रकृति में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बाबू? देख लीजिए, चांदी कह रहा है नहीं है, सोना है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, जो प्रकृति में कौन अवस्था में पाया जाएगा? मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है बाबू, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति ना, यही बताएं। 18 कह रहा है बाबू, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? तो हाइड्रोजन बंधन बनाने के लिए 3 ही तत्वों का नाम आप याद रखिएगा।
जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा किनके बीच, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नियान, यानी 3 तत्व। हेडफोन यानी ये क्या होता है, फ्लोरीन, और दूसरा आपके पास क्या है बाबू, ऑक्सीजन, क्या है बाबू, ऑक्सीजन, और तीसरा आपके पास क्या है बाबू, नाइट्रोजन। तो 3 के बीच, यानी 3 के बीच नहीं बाबू, यानी यही 3 तत्व किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ कौन बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। अब देखिए पहला में क्या है, यानी NH3 है, N है, तो ये तो नहीं बनाएगा, ये बनाएगा, और दूसरा क्या है, O है, H2O में ये भी बनाएगा, HCl में देखिए इसमें कहीं Cl है बाबू, नहीं है, तो यही आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी HCl हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है और ये क्या करेगा, बनाएगा। ठीक है बाबू, तो यानी याद रखना है हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए कंडीशन FON, फोन याद रखिएगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यही तीनों किसके साथ बाबू, हाइड्रोजन के साथ कौन बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करते हैं। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण नहीं करेंगे, तो कौन होगा बाबू, HCl। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे बाबू, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है, मोनाजाइट। क्या होता है बाबू, मोनाजाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है निम्नलिखित आयनों में कौन प्रतिचुंबकी है। पहला क्वेश्चन ही बताए थे बाबू, Zn+2, ये कैसा होता है, प्रतिचुंबकी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है सोडियम ऑक्साइड N2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होती है, तो याद रखिएगा बाबू इसकी कोऑर्डिनेशन संख्या +4 होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है, यानी 4 परमाणुओं से क्या रहता है, घिरा रहता है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है बाबू, 5% केन शुगर जिसका अणुभार कितना है, 342, आइसोटोनिक है, 1% घोल X के साथ, तो आपको पूछ रहा है बाबू X का अणुभार क्या होगा। देखिए वो आइसोटोनिक पहले वर्ड आया है, आइसोटोनिक के मतलब होता है बाबू कि जिसमें परासरण दाब समान होगा, यानी π1 पहले विलयन के लिए परासरण दाब π2 के बराबर होगा, यानी π1 बराबर कितना बाबू, π2। और आप याद कर लीजिए पाई का मान कहीं याद कर लीजिएगा, पाई का मान क्या होता है बाबू, CR क्या होता है, T होता है। पाई का मान कितना होता है बाबू, CR क्या होता है, T होता है। तो यहाँ से अगर हम मान निकाले पाई बराबर π1 बराबर π2, यानी पाई का मान कितना होता है, CRT। तो लिख लीजिए पहले के लिए क्या हो जाएगा, C1RT बराबर क्या हो जाएगा, C2RT। आप कहेंगे सर क्या टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, नहीं, टेम्परेचर बराबर रहेगा। तो R से R खत्म, T से T खत्म। अब सांद्रता निकाल लीजिए, पहला का कह रहा है 5 बट्टा इसका आणविक द्रव्यमान दिया है 342, कितना दिया है बाबू, 342 बराबर होगा पहला का 1, और नीचे कितना दिया है बाबू, नीचे दिया है यानी x, तो x लिख लेंगे। अब क्या होगा बाबू, इससे इसमें गुणा कर दीजिए, तो 5x बराबर हो जाएगा 342, तो x का मान हो जाएगा 342 बट्टा कितना बाबू, 5। आप भाग दीजिएगा, यानी 6 पचे 30, यानी 6 हो जाएगा, 4 बचेगा, 8 पचे 40, और 5 चौको 20, यानी 68.4। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। समझ में आया कि नहीं बाबू। तो केन शुगर का क्या पूछ रहा था, केन शुगर 5% सॉल्यूशन के साथ था, आइसोटोनिक था 1% X के साथ। जब भी आइसोटोनिक कहेगा बाबू, यानी π1 बराबर कितना लिख देंगे, π2, यानी पहले के लिए परासरण दाब बराबर होगा, दूसरे के लिए कौन दाब बाबू, परासरण दाब। C1RT C2RT, RT मतलब गैस नियतांक है, R यहाँ गैस नियतांक R, दोनों खत्म हो जाएगा, टेम्परेचर से टेम्परेचर खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा बाबू, C1 बराबर C2। C1 का मान कितना है, 5 बट्टा 342 और 1 बट्टा x, इससे इसमें गुणा, इससे इसमें गुणा, 5x बराबर 342, x का मान निकालेंगे 68.4। ऑप्शन नंबर कौन सही है, बी नंबर, सी नंबर क्या है, सही है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड है, तो याद रखेंगे गोंद। क्या होता है बाबू, गोंद कैसा है, लायोफिलिक कोलाइड है, यानी द्रव स्नेही होता है।
ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है निम्न में कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में भूपर्पटी में पाई जाती है। देखिए बाबू, इसके लिए कई किताबों में क्वेश्चन गलत दिया है गाइड में, तो आप याद कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा प्रकृति में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन, उससे कम बाबू सिलिकॉन, उससे कम बाबू एल्युमिनियम, उससे कम बाबू Fe। तो आप याद रखिएगा ये चारों ऑर्डर आपको क्या रखना है? याद रखना है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और कौन बाबू Fe। कह रहा प्रकृति में कौन सी धातु, देखिए बाबू ये तो क्या है आपके पास अधातु है, क्या है बाबू? अधातु। सिलिकॉन क्या है बाबू? तो याद रखेंगे उपधातु। और यहाँ पे जो दोनों दिए हैं ये दोनों क्या है बाबू? धातु हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन धातु सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगर पूछेगा डायरेक्ट तत्व कौन ज़्यादा है तो ऑक्सीजन याद रखेंगे। पूछ रहा है कौन धातु ज़्यादा? एल्युमिनियम ज़्यादा है। किससे? Fe से। तो एल्युमिनियम यहाँ पे है बाबू। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही। समझ में आया कि नहीं बाबू? यानी सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा तत्व ऑक्सीजन या अधातु ऑक्सीजन, उपधातु सिलिकॉन, सबसे ज़्यादा कौन धातु पाया जाता है? तो याद रखेंगे एल्युमिनियम। ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि निम्न में कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है। ऑक्सीकारक का मतलब होता है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला। ऑक्सीकारक का मतलब बाबू क्या होता है? आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बाबू? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला, ग्रहण करने वाला। अब बताइए बाबू सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करता है? फ्लोरीन, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे क्या होती है? अधिक होती है। तो F2 का ऑक्सीकरण क्षमता सबसे क्या होगा? अधिक होगा। कह रहा है कि इनमें किसका कौन विभव बाबू? आयनन विभव सबसे अधिक होगा। अब देख लीजिए आयनन विभव किसका अधिक है। इसमें एल्युमिनियम दिया है, फास्फोरस दिया है, सिलिकॉन दिया है, मैग्नीशियम दिया है। देखिए बाबू एक ही आवर्त के हैं, यानी ये 3 में आ जाएंगे। आवर्त संख्या 3 में। देखिए बाबू मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद आता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद आता है बाबू सिलिकॉन, फिर कौन आता है? फास्फोरस। आप देखिए बाबू ये कौन सा आवर्त के हैं? आवर्त संख्या 3 के हैं। किसके हैं बाबू? आवर्त संख्या 3 के हैं। अब जब भी किसी आवर्त में अगर आप कहाँ से कहाँ जाएं, बाएं से किधर जाएं बाबू? दाएं जाएं। याद करते चलिएगा, बाएं से किधर जाएंगे? दाएं जाएंगे। ट्रिक बता रहा हूं आपको बाबू, ये एक ही आवर्त है, आवर्त संख्या 3। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कौन बाबू? तो याद रखिएगा आयनन विभव क्या होता है? आयनन विभव बढ़ता है। क्या होता है बाबू? आयनन विभव क्या होता है? बढ़ता है। जबकि अगर वर्ग में नीचे आते तो आयनन विभव घटता। तो किसका सबसे ज्यादा होगा बताइए? किसका सबसे लास्ट में आ रहा है? फास्फोरस का। तो फास्फोरस का आयनन विभव सबसे क्या होगा? अधिक होगा। समझ में आया कि नहीं बाबू? क्योंकि इनका आयनन विभव बढ़ता है कब? जब किसी आवर्त में बाएं से कहाँ जाते हैं? दाएं। ये हमारा दायां भाग, ये हमारा बायां भाग, इधर से इधर जाते हैं तो उनका आयनन विभव क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किसकी आकृति चतुष्फलक यानी टेट्राहेड्रल। चतुष्फलक के मतलब कौन बाबू? टेट्राहेड्रल। तो इसका याद रखिएगा किसकी आकृति टेट्राहेड्रल होगी, ये आपको क्या करना है? बताना है। ठीक है बाबू, तो आप याद कर लीजिएगा NiCN4 इसका क्या होगा? -2। ये बाबू इसकी आकृति याद रखिएगा वर्ग समतली। क्या होगा? वर्ग समतली, या हम इंग्लिश लिख देते बाबू स्क्वायर प्लेनर। क्या होता है? स्क्वायर क्या होता है? प्लेनर होता है। वर्ग समतली स्क्वायर प्लेनर होता है। जबकि NiCl4 इसका पावर -2 ये होता है बाबू टेट्राहेड्रल। क्या होता है बाबू? टेट्राहेड्रल होता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे किसका वर्ग समतली होता है तो याद रखिएगा NiCN4 का पावर -2,
Cl4 पूरा होल ब्रैकेट -2, ये क्या होगा टेट्राहेड्रल, यानी ये कहेगा चतुष्फली। क्या कहेगा बाबू, चतुष्फलक कह सकता है, या इसको आप याद रखिएगा वर्ग समतली या वर्ग तली, याद रखिएगा वर्ग समतली। तो कौन सा ऑप्शन सही है बाबू, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। आप इसको भी याद रखिएगा, इसका अगर आपसे पूछेगा तो कितना बताइएगा बाबू, इसका बताइएगा आप कितना NiCN4 होल पावर -2, ये होगा बाबू स्क्वायर प्लेनर और ये होगा बाबू टेट्राहेड्रल। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए इसका हाइब्रिडेशन अगर पूछेगा sp3 होगा, इसका हाइब्रिडेशन पूछेगा DsP क्या होता है, 2 होता है। दोनों बस याद रखिएगा, आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि CnH2n+2 वाले यौगिक हैं, तो आप पढ़े होंगे बाबू Cn यानी एल्केन। अगर आपसे पूछेगा एल्केन का फॉर्मूला याद कर लीजिए बाबू, CnH2n+2 होता है, n यहाँ कार्बन की संख्या है। एल्कीन अगर आपसे पूछेगा, एल्कीन कितना याद रखिएगा CnH2n होता है। अगर आपसे एल्काइन पूछेगा, एल्काइन का फॉर्मूला कितना होता है बाबू, CnH2n-2 होता है। तो अब हाँ, ये भी आपसे याद रखिएगा, इनके बीच कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच कहीं भी डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच कौन सी पाया जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, किसी भी एक का स्थान पे ऐसा पाया जाएगा। तो CnH2n+2 क्या है बाबू, एल्केन है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए बताइए बाबू, नेक्स्ट आपके पास है 29 नंबर। निम्न में कौन प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है। प्रथम पंक्ति याद किए होंगे बाबू, क्या होते हैं, एस्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ये क्या है, प्रथम का। इसका मैंने ट्रिक भी आपको बताया था, सुनो तुम विवाह कर लो, विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा, और यहाँ याद रखिएगा जा। ठीक है बाबू। तो बताइए कौन इसमें नहीं है, Fe है। यहाँ पे क्या है बाबू, यानी मिसप्रिंट हो गया हो, कॉपर हो सकता है या कोबाल्ट, कोबाल्ट मान लेते हैं। तो यहाँ कौन नहीं है बाबू, मैग्नीज इसमें क्या है, नहीं है। तो मैग्नीज क्या है, प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए याद कर ले, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। Fe मतलब बाबू आयरन यानी लोहा यानी फेरस। तो कौन सही है, सी नंबर क्या है, सही। चलिए बाबू ये क्वेश्चन बताइए, NiCO4 में ऑक्सीकरण संख्या, ये तो आपको मालूम ही है, NiCO4 में ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 कह रहा है बाबू कि फैराडे का विद्युत विच्छेदन या विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है। विद्युत अपघट्य के कौन भार से बाबू, समतुल्य भार से क्या है, संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। चलिए बताइए बाबू, निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। अभी मैंने बताया कौन बाबू, मैग्नीशियम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है, कॉपर पायराइड्स का सूत्र होता है CuFeS2, CuFeS2 यही होता है बाबू कॉपर पायराइड, CuFeS2 होता है। ठीक है बाबू। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है बाबू, सही है। सी नहीं, बी सही है, बी नंबर। ठीक है बाबू। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, यानी आपको बताना है कौन इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। बताइए बाबू कौन नहीं होगा। अणुसंख्य गुणधर्म 4 पढ़े हैं आप लोग। सबसे पहला क्या होता था, वाष्प दाब का अवनमन,
क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासरण दाब, इनमें से कौन नहीं है? तो याद रखिएगा, यानी प्रकाशीय क्रियाशीलता नहीं है। और 4 कौन कौन होता है? एक इसमें नहीं है। कौन दाब बाबू? परासरण दाब, परासरण दाब या परिसारक दाब, ये 4 होते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन कौन? हिमांक का अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन और परासरण दाब, ये चारों क्या है? अणुसंघ गुणधर्म है। कौन नहीं इसमें होगा बाबू? प्रकाशीय क्रियाशीलता। ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कई बार बताए हैं बाबू। ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4। और कायरल कार्बन क्या होता है? जिसमें कार्बन जो 4 बॉन्ड बनाए, अलग अलग चारों समूह होना चाहिए। कह रहा वो CH3, यानी सी को बोलते हैं आयोडोफॉर्म। क्या बोलते हैं बाबू? आयोडोफॉर्म में एंटीसेप्टिक क्रिया होती है, यानी कीटाणुओं को मारता है। तो आपको बताना है कि क्यों ऐसा होता है। तो याद रखिएगा, आयोडीन मुक्त होकर निकलता है, इसलिए इसमें एंटीसेप्टिक का गुण पाया जाता है, याद रखना। और CHI3 यही है बाबू कौन फॉर्म? आयोडो क्या है बाबू? फॉर्म है। और ये क्या होता है? मुक्त आयोडीन निकालता है, नवजात आयोडीन निकालता है, इसलिए इनमें एंटीसेप्टिक्स का गुण पाया जाता है। 37 नंबर का रहा है बाबू, ग्लिसरॉल एक है। ग्लिसरॉल क्या है? एक प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल है, ट्राईहाइड्रिक क्या है? अल्कोहल है। यानी आपको बताना है, इसमें ये पूछेगा कि मोनोहाइड्रिक है, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है, मोनो, डाई और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल पूछेगा। तो याद कर लीजिए बाबू, ग्लिसरॉल का फार्मूला CH2OH, यहाँ पे बाबू होता है CHOH और यहाँ होता है CH2OH। ग्लिसरॉल में कितने अल्कोहल होते हैं बाबू? 3 अल्कोहल है, इसलिए ये क्या है? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है। यानी 3 OH विस्थापन योग्य हैं, इसलिए, या कह सकते विस्थापन योग्य नहीं, याद रखिएगा, कह दीजिएगा 3 इसमें OH समूह है, इसलिए ट्राईहाइड्रिक क्या है? अल्कोहल। देखियो नेक्स्ट कह रहा है, चक्रीय मेटाफास्फेरिक अम्ल में PO4 बंध की संख्या होती है। तो आप ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या याद रखना है? कह रहा चक्री। तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर बनाइएगा, ऐसे होता है बाबू इसका स्ट्रक्चर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ P होता है और यहाँ पे क्या होता है बाबू? O होता है, यहाँ फिर ऐसे होता है। ठीक है बाबू। अब देखिए, इनमें एक और चीज़ें पाई जाती हैं। डबल बॉन्ड के साथ और आता है सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ और आता है सिंगल बॉन्ड OH, क्योंकि फास्फोरस याद कीजिए 5 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4 5। यहाँ पर भी क्या होगा बाबू? डबल बॉन्ड के साथ O रहेगा, फिर क्या रहता है? OH। ठीक है बाबू, ये क्या है आपके पास? चक्रीय मेटाफास्फोरिक अम्ल है। आपको बताना है कितने जगह पे POP बॉन्ड है। ध्यान से देखिएगा, गाइड में आपका ये क्वेश्चन गलत दिया है। तो देखिए बाबू, कितना POP होगा? देखिए, सबसे पहला POP होना चाहिए। गिनिए बाबू, POP एक जगह हो गया, 1 बॉन्ड बन गया। फिर POP कितना जगह बन गया बाबू? 2 जगह। फिर POP कितना जगह बन गया बाबू? 3 जगह। यानी 3 POP बॉन्ड क्या होते हैं? पाए जाते हैं किसमें? चक्रीय मेटाफास्फोरिक अम्ल में। याद हो जाएगा बाबू, POP 1 जगह, POP 2 जगह, POP 3 जगह, यानी पाए जाते हैं चक्रीय मेटाफास्फोरिक। समझ में आया कि नहीं बाबू? क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, स्मेल्टिंग में यानी प्रगलन में धातु के ऑक्साइड को के अपचयन में प्रयुक्त होता है कार्बन या कोक, यानी किसका यूज करते हैं बाबू? कार्बन यानी कोक का हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। चलिए बाबू, कह रहा है 40 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में कौन संगणन बहुलक नहीं है? संगणन बहुलक के मतलब होता है बाबू जिसमें से क्या निकल जाए, जिसमें अगर रिएक्शन हो तो छोटे अणु जैसे जल, CO2, NH3 क्या निकले? बाहर निकले। तो ये सब क्या होते हैं?
यानी संघनन बहुलक होता है, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, कौन होगा बाबू, यानी PTFE। इसी का नाम क्या है बाबू, टेफ्लॉन है। क्या है बाबू, टेफ्लॉन। इसका नाम होता है पॉली टेट्राफ्लोरोइथेन। पॉली क्या याद रखिएगा बाबू, पॉली टेट्राफ्लोरोइथेन। इथेन क्या होता है, इथेन। यही क्या है बाबू, PTFE, और इसी का नाम क्या है, टेफ्लॉन। और टेफ्लॉन क्या नहीं होता है, संघनन बहुलक नहीं होता। ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 बताइए। K4FeCN6 में Fe का हाइब्रिडेशन क्या होता है, तो याद रखिएगा D2sp3। क्या होता है बाबू, D2sp3 होता है। अगर आपसे ऑक्सीडेशन नंबर पूछे तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, +2 होता है। क्या होता है बाबू, +2 ऑक्सीडेशन नंबर। और इसकी आकृति कैसी आकृति कर रहे हैं, इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है बाबू, D2sp3। इसमें कहीं नहीं लिखा है, यहाँ 2 होना चाहिए, D2sp3। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि जल में सूर्य प्रकाश अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, तो जल में सूर्य प्रकाश की अभिक्रिया की कोटि होती है बाबू 0। कितनी होती है, 0। ये आपसे पूछ देगा H2Cl2, इससे बनता है बाबू HCl, तो इसकी भी अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है, 0 होती है। आपसे पूछा है बाबू H2O, टूटेगा H2 प्लस बाबू O2, इसमें भी याद रखिए प्लस प्लस में टूट सकता है H प्लस OH माइनस, या रिएक्शन होगा तो H2 प्लस कौन बाबू, O2 वाला रिएक्शन होगा। इन सब कंडीशन में याद रखेंगे अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है, 0 होती है। प्लस वाला भी लिख सकते हैं H प्लस और OH माइनस। ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है बाबू, आपके पास 43 कह रहा है ज्विटर आयन बनाने में कौन समर्थ है, तो ज्विटर आयन याद रखिएगा, ज्विटर आयन के मतलब जिसमें एक समूह कैसा हो बाबू, धनायन, प्लस एक समूह कैसा हो बाबू, ऋणायन समूह, दोनों क्रियाशील समूह उपस्थित हो तो उनको बोलते हैं ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं, और ज्विटर आयन खास करके आप याद रखिएगा एमिनो अम्ल। कौन होते हैं बाबू, एमिनो अम्ल पढ़े होंगे, वही होते हैं ज्विटर आयन, अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल में 2 क्रियाशील समूह होते हैं, एक होता है बाबू COOH और एक होता है NH2 यानी एमीन समूह। ये कैसा है बाबू, कार्बोक्सिलिक समूह है, कार्बोक्सिलिक क्या है बाबू, समूह है। और एक बाबू आपके पास कौन समूह है, एमीन समूह है। यानी एक प्लस और एक कौन वाला, माइनस वाला समूह अगर उपस्थित हो तो उसके बोलते हैं बाबू ज्विटर आयन। क्या बोलेंगे, ज्विटर आयन। इसमें देखिए नहीं है, इसमें 2 समूह नहीं है, बस COOH है, इसमें एमीन नहीं है। देखिए इसमें क्या है, NH2 भी है, COOH भी है। तो ऐसे आयन को क्या नाम दिया जाएगा, ज्विटर आयन। तो कौन सही है बाबू, D नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। जैसे अमीनो अम्ल जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल भी होता है और एमीन समूह भी होता है, 2 समूह होंगे, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, ज्विटर आयन कहा जाता है। धनायन समूह और ऋणायन समूह दोनों हो तो उन्हें ज्विटर आयन कहा जाता है। ठीक है बाबू। चलिए ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, आप बताइएगा इनमें क्या है, संभव समवाय की संख्या कितनी होती है, आप लोग इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए स्टैंडर्ड मानक इलेक्ट्रोड विभव इनमें से कौन होगा, यानी आपको इसको क्या करना है, बताना है कितना होगा। देखिए वो 45 का क्वेश्चन ये है और यहाँ पे उसका आंसर दे दिया है, ये गलत हो गया है। फिर भी चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा बाबू कौन सा आंसर इसका आएगा। ठीक है बाबू। चलिए सबसे पहले आप लोग बताइए यहाँ कौन किस में टूट रहा है। देखिए बाबू यानी ZN किस में बाबू, ZN 0 से
+2 में चल गया है, यानी Zn 0 से +2 में चल गया है, यानी ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये एनोड है। क्या है बाबू? एनोड। और देखिए यहाँ Fe क्या होता है बाबू? Fe क्या है? यानी Fe में क्या होगा बाबू? कैथोड ऊपर होगा, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगा? कैथोड। एनोड और कौन बाबू? कैथोड। अब इसका इलेक्ट्रोड विभव आपको दिया गया है, एनोड का दिया है बाबू, एनोड समझ आएगा। एनोड यहाँ मान लेते हैं, एनोड का ऑक्सीकरण विभव कितना दिया है? प्लस 0.76 वोल्ट दिया है। अगर हम बात करें कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव कितना दिया है बाबू? कैथोड का ये देख लीजिए बाबू, एक एनोड हो गया, दूसरा कैथोड होगा, इसका दिया है 0.41 वोल्ट दिया है। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है ईएमएफ ऑफ सेल, यानी ईएमएफ कौन बाबू? सेल, यानी ई सेल। कौन सेल निकाल दिए? ई सेल। ये होता है बाबू ई कैथोड। ई कैथोड यानी कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव में से किसको घटा देंगे बाबू? एनोड के इलेक्ट्रोड विभव को घटा देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अब बताइए बाबू कैथोड का कितना दिया है? ये आपके पास ईएमएफ ऑफ सेल कितना आ जाएगा बाबू? देखिए ये मान दिया है 0.41 माइनस एनोड का कितना दिया है? 0.76, तो लिख लेंगे 0.76। घटा दीजिए बाबू, कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा बाबू 6 में से 1 जाएगा 5 और 7 में से 4 जाएगा 3, यानी 0.35। लेकिन ये आंसर किस में आ गया बाबू? माइनस में। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ए नंबर ऑप्शन क्या है? सही। समझ में आया कि नहीं बाबू? सबसे पहले आप पहचान लीजिए एनोड कौन है और पहचान लीजिए कैथोड कौन है। तो एनोड जिंक वाला है तो कैथोड Fe वाला होगा। अब हमने क्या किया है? इनके इलेक्ट्रोड विभव जो गिवन है उनको लिख लिए। इलेक्ट्रोड विभव इनका दिया था 0.76 और कैथोड वाला दिया है 0.41। आप कैथोड में से एनोड को घटा दीजिए, जो आंसर आएगा वही होगा। कौन विभव बाबू? इलेक्ट्रोड विभव नहीं, इसका क्या हो जाएगा? ईएमएफ ऑफ सेल। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि सांद्र H2SO4 निर्जलीकरण का निम्न अल्कोहल में से कौन ब्यूटीन 2-ब्यूटीन देता है। सबसे पहले 2-ब्यूटीन आपको पता करना है। अब याद कर लीजिए H2SO4 जब भी यूज करेंगे वहाँ से जल यानी H2O क्या निकलता है? बाहर निकलता है। अब देख लीजिए इसमें प्रोपीन है, ये प्रोपीन नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ क्या दिया है? ब्यूट है 4, यहाँ भी नहीं हो सकता है। अब इन दोनों में देखना है। अब देखिए बाबू ये वाला आंसर सही होगा। कैसे सही होगा देख लीजिए, यानी सी 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 कितने बाबू? 4 आपके पास क्या होने चाहिए? 4 आपके पास अल्कोहल, 4 अल्कोहल नहीं 4 कार्बन होना चाहिए और साथ साथ अल्कोहल 2 पे अगर जुड़ा रहेगा, 2 पर जुड़ा रहेगा। यहाँ आप जानते हैं एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड का क्या करता है? निर्माण करता है। एक बना चुका है तो 1 2 क्या बनेगा? वो 3 बनेगा। ये 1 1 2, एक आगे एक पीछे 2 बॉन्ड बनाया है, एक ऊपर और एक कहाँ बनाएगा? नीचे। ये 1 2 3 4 बना चुका है, ये क्या हो जाएगा? CH3। जैसे ही आप यहाँ क्या दीजिएगा बाबू? H2SO4, यहाँ से कौन बाहर निकलेगा? जल। अब जल कैसे बाहर निकलेगा? H2O निकलेगा, H2O। यानी सॉरी बाबू यहाँ गलती है, यहाँ क्या होगा? अल्कोहल है ना, तो क्या रहेगा बाबू? OH रहेगा, तो यहाँ क्या रहेगा? H रहेगा। अल्कोहल है, क्या है बाबू? अल्कोहल। तो क्या बाहर निकलता है? H2O बाहर निकलता है, HOH। यानी कौन बाहर निकल गया? H2O। क्या बन गया बाबू? CH3 बना। यहाँ पे C क्या बना? H बना। यहाँ पे क्या बना? CH बना। यहाँ पे क्या बना? CH3। याद कीजिए एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। एक और एक कार्बन के एक ये है, एक हाइड्रोजन 2 बनाएगा। देखिए यही बन गया बाबू 2 क्या बना?
ब्यूटीन का क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो कौन इसमें क्रिया देगा बाबू, ब्यूटेन 2। कैसे पता कीजिएगा, जहां 2 कह रहा है वहीं पे OH आपको जुड़ा होना चाहिए। 2 ब्यूटीन कह रहा है मतलब दूसरा कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा, और दूसरा कार्बन डबल बॉन्ड कब बनाएगा, जब दूसरे कार्बन से अल्कोहल क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। समझ में आया कि नहीं बाबू, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट कह रहा है इनमें से द्वितीयक सेल कौन है। द्वितीयक सेल मतलब जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पुनः चार्ज यानी रिचार्ज कर सकते हैं, पुनः चार्ज किया सकता है द्वितीयक सेल, और वो होता है वो लेड एस्ट्रोज बैटरी। जो भी वाहन में देखते हैं, वाहनों में इनका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है, यानी जो जैव अपघटनीय है। कैसा है बाबू, जैव अपघटनीय बहुलक इसमें से कौन है। बायोडिग्रेडेबल के मतलब होता है बाबू जैव अपघटनीय, जैव अपघटनीय बहुलक। अपघटनीय बहुलक के मतलब होता है बाबू कि जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू, जिसको हम लोग सड़ा गला सकते हैं। इनमें से कौन सड़ गल जाता है बाबू, सेल्यूलोज आसानी से सड़ाया गलाया जा सकता है, तो बायोडिग्रेडेबल बहुलक है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 50 बाबू, 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम क्या है, चीनी है। तो घोल का मोलल सांद्रण आपको क्या करना है, ज्ञात करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए बाबू कह रहा है 234 कितना बाबू, 2 ग्राम चीनी है। तो चीनी का सबसे पहले आप लोग बिले इसको मान लीजिए। तो हमारे पास बिले का जो द्रव्यमान दिया है, बिले का द्रव्यमान, बिले का द्रव्यमान कितना दिया है बाबू, देख लीजिए। नहीं, बिले का द्रव्यमान नहीं दिया, हाँ बिले का द्रव्यमान दिया 34 कितना बाबू, 34.2 ग्राम क्या है, चीनी है। यानी ये क्या है बाबू, आपके पास चीनी है, ठीक है बाबू। और विलायक कितना हो जाएगा, तो टोटल बाबू देखिए बिलियन कितना है, आपके पास बिलियन दिया हुआ है। बिलियन कितना है बाबू, देख लीजिए 234.2 दिया है। 2 ग्राम में चल रहे हैं हम लोग, ग्राम में मान लेते हैं, ये किस में है, ग्राम में। तो आप देख लीजिए बाबू, बिले दिया है 34.2 ग्राम, बिलियन दिया है 234.2 ग्राम। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए बाबू विलायक, कौन बाबू, विलायक का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो विलायक का द्रव्यमान क्या करेंगे, बिलियन में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यानी किसका द्रव्यमान बाबू, बिलियन का द्रव्यमान माइनस किसका बाबू, विलेय का द्रव्यमान, तभी तो विलायक निकलेगा बाबू ना। आप पढ़े होंगे विलेय प्लस विलायक बराबर क्या होता है, बिलियन। यहाँ से निकालेंगे 234.2 माइनस में 34.2, ये आपके पास आ जाएगा 200 ग्राम। कितना आ गया बाबू, 200 ग्राम। अब हमको क्या निकालना है, मोलल। मोलल क्या होता है बाबू, मोलल यानी मोललता निकालना है। मोललता बराबर होता है, याद कीजिए बाबू, विलेय की मोल संख्या, विलेय की कौन संख्या, ये ऐसे बना लीजिएगा, विलेय की मोल संख्या बट्टा में क्या होता है बाबू, विलायक का द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। और अगर विलायक का द्रव्यमान ग्राम में हो, हम किससे गुणा कर देंगे, 1000 से। निकाल लीजिए बाबू, विलेय कितना निकला है, विलेय का है बाबू 34 कितना 2, 34 कितना है 2 है। अब हमको बस एक काम और करना है, एक काम ये करना है कि हमको विलेय यानी जो क्या हम लोग के पास है चीनी है, उसका आणविक द्रव्यमान निकाल देना है। चीनी का आणविक द्रव्यमान यहाँ निकाल लेते हैं। वो फार्मूला क्या होता है, C12H22O11 होता है। आप निकाल लीजिए इसका आणविक द्रव्यमान। कार्बन 12 बार है और एक कार्बन का 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन कितनी बार है, 22 बार, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन कितनी बार है बाबू, 11 बार, और एक ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है। थोड़ा सॉल्व कीजिए बाबू, कितना हो जाएगा, 12 में 12 से गुणा करेंगे 144, प्लस
22 में 1 से गुणा करेंगे 22 प्लस 16 में 11 से गुणा करेंगे 16 एकम 16 और 16 एकम 16 कितना हो जाएगा 17, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बाबू, चलिए जोड़ लीजिए, इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 2 8 8 4 12 और ये कितना आया 7 2 9 9 4 9 4 13, एक क्या आ जाएगा 14 और 1 1 2 300 कितना होता है 42, कितना होता, अच्छा ये दिखाई नहीं दे रहा, चलिए इसको हम नीचे सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। आप सॉल्व कीजिएगा बाबू तो किसका, यानी यहाँ पे C12 H22 O11 इसका अगर आप क्या निकालिएगा आणविक द्रव्यमान 342 आ जाएगा, 342 और नीचे बाबू देखिए विलायक का द्रव्यमान कितना दिया है 200 और इनटू में ग्राम में है तो किससे गुणा कर देंगे 1000 से, कितनी बार में कट जाएगा बाबू 5 बार में, और ये देख लीजिए वो कितनी बार में कट जाएगा 10 बार में कट जाएगा, यानी ये 10 हो गया तो ऊपर 5 नीचे 10 यानी 5/10 यानी ये आ जाएगा 0. कितना बाबू 5, 0.5 ऑप्शन नंबर बी क्या है सही है। तो मैंने क्या किया बाबू ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया विलेय निकाल दिया, विलेय चीनी था 34.2 ग्राम, विलयन यानी विलयन का द्रव्यमान दिया है 234.2 ग्राम, विलायक का द्रव्यमान विलयन में से विलेय को घटाया तो आ गया 200 ग्राम। अब मोललता क्या होता है विलेय की मोल संख्या बट्टा विलायक का द्रव्यमान, और अगर ये ग्राम में है तो किससे गुणा कर देंगे 1000 से, विलेय की मोल संख्या कितनी थी 34.2 और विलेय की मोल संख्या नहीं थी विलेय का द्रव्यमान 34.2, और अगर मोल संख्या निकालना है तो आणविक द्रव्यमान से भाग देना पड़ेगा। आणविक द्रव्यमान कितना था बाबू देख लीजिए, इसका 342 सॉल्व कर लीजिए, कार्बन का 12 है तो 12 और कार्बन का 12 होता है 12 12 144, हाइड्रोजन 22 है 1 होता है 22 और ऑक्सीजन का 16 में 11 से गुणा कर दीजिएगा, ये आ जाएगा 342। अब भाग दिए नीचे 200 ग्राम, यहाँ गुणा किए 1000 से तो कितना आ गया 5 बार में, और 34.2 से 342 10 बार में, ऊपर 5 नीचे 10 5/10 0.5। समझ में आया कि नहीं बाबू, तो ये 50 ऑब्जेक्टिव था जो मैंने आपको बताया। चलिए कुछ और ऑब्जेक्टिव मैं आपको समझा देता हूँ। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट और कुछ ऑब्जेक्टिव जो बोर्ड एग्जाम में क्या किए गए हैं पूछे गए हैं, तो आपको उनके बारे में देखना है। चलिए बाबू ये क्वेश्चन आप लोग बताते चलिए, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है बाबू, 51 नंबर कह रहा है कि 96,500 कूलाम विद्युत कॉपर सल्फेट के विलयन से मुक्त करता है, तो पढ़िए चुके हैं 31 कितना बाबू 76 31.75 याद रखिएगा। XeF4 का आकार क्या होता है, सबसे पहले आप याद रखिए XeF4 बाबू यहाँ क्या है जेनॉन है, जेनॉन के पास कितने होते हैं बाबू याद कर लीजिए, जेनॉन के बातम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 और 4 जो होंगे यहाँ 2 बना देते हैं, यहाँ 2 बना देते हैं, एक यहाँ फ्लोरीन जुड़ा होता है, एक यहाँ फ्लोरीन जुड़ा होता है, एक ना इसको छोड़ दीजिए 2 और जोड़ दीजिए, एक फ्लोरीन यहाँ एक फ्लोरीन यहाँ, यानी ये क्या है 4 फ्लोरीन जुड़े होते हैं। इसके पास 2 क्या होते हैं लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर। तो याद कर लीजिए बाबू, इसका अगर हाइब्रिडेशन पूछेगा कोई आपसे तो हाइब्रिडेशन क्या होता है बाबू, इसका हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन अगर पूछे तो कितना याद कीजिएगा, देख लीजिए बाबू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर 4 है लोन पेयर 2 है, टोटल 6, तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d2, कितना हो जाएगा बाबू 1s3p4 और 2d हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर आपसे इसका क्या पूछे जियोमेट्री पूछे, यानी इसका क्या पूछे बाबू ज्यामिति पूछे, तो ज्यामिति याद रखिएगा ओक्टाहेड्रल, क्या होता है बाबू ओक्टाहेड्रल होता है। अगर आपसे इसका शेप पूछे, शेप पूछे बाबू तो शेप याद रखिएगा वर्ग, यानी दिया है स्क्वायर प्लेनर या वर्ग समतले, यानी क्या हो जाएगा बाबू स्क्वायर क्या होगा
प्लेनर होगा। देखिए सब मैंने एक ही साथ आपको बता दिया। इसका स्ट्रक्चर है, इसका हाइड्रेशन होगा sp3d2, इसका ज्यामिति होगा वो ऑक्टाहेड्रल, और इसकी शेप कैसी होगी तो याद रखेंगे स्क्वायर प्लेनर, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है सही है। समझ में आया कि नहीं यार। इसके अंदर 2 लोन पेयर होते हैं, 4 बॉन्ड पेयर होते हैं। जब भी आपको हाइड्रेशन निकालना हो, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, और बॉन्ड पेयर भी कौन काउंट करना है, जो सिग्मा बॉन्ड हो यानी एकल बंधन हो। 1 2 3 4 आपके पास, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर जो बॉन्ड में भाग नहीं लिए, एक ऊपर एक नीचे, टोटल 6। sp3d2 इसका हाइड्रेशन होगा। ज्यामिति क्या होगा बाबू, ऑक्टाहेड्रल, और शेप क्या होगा स्क्वायर प्लेनर या वर्ग समतली। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि इनमें निम्नलिखित में सबसे प्रबल लेविस लिखते हैं, लेविस अम्ल है, तो याद रखेंगे Bi3, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, डोनेट कर सकता है। तो यानी इनमें कौन होगा बाबू, तो याद रखिएगा इनमें कौन सही होगा, Bi3 क्या होगा, सही होगा Bi3। याद रखेंगे ये क्या है, प्रबल लेविस क्या है, अम्ल है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 54 कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया H2 + I2 क्या बना बाबू, 2HI का साम स्थिरांक Kp निर्भर करता है। तो आपको मैं कई बार बता चुका हूं, साम स्थिरांक केवल और केवल किस पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर, यानी ताप पर क्या करता है, निर्भर करता है। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही हो। टेम्परेचर बढ़ने से साम स्थिरांक में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है, जिसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन दिया है, यानी वेग दिया है आपके पास, वेग क्या दिया है बाबू, ए यहाँ दिया है k, यानी वेग स्थिरांक यही है k। यहाँ अभिकारक A का सांद्रण का घात 2 दिया है, अभिकारक B के सांद्रण का घात 1 दिया है। तो आपसे पूछ रहा है बाबू अभिक्रिया की कोटि, क्या पूछ रहा है, अभिक्रिया की कोटि। अब कुछ नहीं करना है, अभिक्रिया की कोटि जब भी पूछे n, आपको देख लेना है कितना इनके सांद्रण का घात है, वही ऐड कर देना है। यहाँ कितना है बाबू, 2 है, और इसका कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा था, 2 1 3, यानी यहाँ अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं है। यानी अभिक्रिया की कोटि क्या है, अभिकारक के सांद्रण के घातों का जो योग है वही क्या कहलाती है, अभिक्रिया की कोटि। 2 नंबर का आपसे पूछा जाए कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, तो कहिए किसी भी वेग समीकरण में अभिकारक के सांद्रण के घात का जो योग होता है वही अभिक्रिया की कोटि होती है। ये क्या है, प्रायोगिक मान है, इसे हम प्रैक्टिकली क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, ये क्वेश्चन बाबू मैं पहले बता चुका हूँ। इसका कितना आएगा बाबू, यानी इसका आएगा 0.525 आएगा, मैंने पहले भी आपको इसी को बताया था। ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, तो कौन नहीं बनाता है बाबू, HCl हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। कह रहा है हीलियम का जो प्रमुख क्या है, स्रोत है, क्या है बाबू, मोनाजाइट है। कौन है बाबू, मोनाजाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 बताइए बाबू, निम्नलिखित में कौन धातु साधारण तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो अगर रूम टेम्परेचर की बात करें और धातु पूछे कि कौन द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो याद रखेंगे पारा, यानी उसी को क्या बोलते हैं बाबू, मरकरी, और इसका संकेत क्या होता है बाबू, Hg। अगर आपसे अधातु पूछे कि कौन अधातु जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो इसमें याद रखेंगे ब्रोमीन। क्या बाबू, ब्रोमीन,
यानी क्या हो जाएगा Br ब्रोमीन। ठीक है बाबू, पूछ रहा है कौन जो है यानी धातु साधारण तापक्रम पर द्रव है, तो यहाँ पारा है, तो पारा ऑप्शन नंबर बी क्या है सही है। अगर अधातु पूछता तो कौन होता बाबू ब्रोमीन। ये क्या है बाबू अधातु है और ये आपके पास क्या है बाबू धातु, तो कौन सा सही है ऑप्शन नंबर बी क्या है सही। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है 60 नंबर, निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल सबसे कम भास्मिक है, तो आप याद रखिए NF3, फिर क्या है NCl3, फिर क्या है बाबू NBr3, फिर क्या है आपके पास N क्या है बाबू I3। तो याद रखिए सबसे ज्यादा ये क्या है प्रबल नहीं, यानी इन तीनों में याद रखिएगा दुर्बल क्या है भस्म है, और ये आपके पास कौन सा भस्म है बाबू प्रबल क्या है भस्म है। तो जो भी आपसे पूछा जाए आप ट्रिक याद रखिएगा, कह रहा है कि इनमें कौन सबसे कम भस्म है, याद रखेंगे NF3 यानी दुर्बल भस्म। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है H2SO4 क्या है, सब लोग पढ़े हैं सल्फ्यूरिक क्या होता है अम्ल होता है, H2SO4 क्या है अम्ल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। 62 क्या कह रहा है निम्न में हरा थोथा कौन है। चलिए मैं आपको बता दूं हरा थोथा कौन कौन है, यानी देखिए ये आपके पास क्या है ब्लू विट्रॉल, क्या नाम है इसका बाबू ब्लू विट्रॉल है। एक मैं थोड़ा नीचे कर देता हूं, दिखाई नहीं दे रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, इसको हमने लिख दिया बाबू ब्लू विट्रॉल, इसका नाम क्या है ब्लू विट्रॉल, ब्लू की ग्रीन, ग्रीन इसका नाम क्या है बाबू ग्रीन विट्रॉल, क्या नाम है ग्रीन विट्रॉल हरा थोथा, इसका बाबू ब्लू विट्रॉल, ब्लू BLUE ब्लू विट्रॉल। ठीक है बाबू, और ये क्या है बाबू जिप्सम, क्या है बाबू जिप्सम है, जिप्सम, जिप्सम है यानी CaSO4 इंटू में 2H2O। तो कौन सा ऑप्शन सही है बाबू, आपसे हरा थोथा पूछ रहा है, हरा थोथा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो कहिएगा FeSO4 7H2O। नीला थोथा पूछेगा CuSO4 5H2O, जिप्सम पूछेगा बाबू CaSO4 2H2O। समझ में आया कि नहीं बाबू, सबका मैंने नाम आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। मालूम है बाबू आपको डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ पहुंचते हैं। कह रहा है कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है, वहां पर गलत हो गया है, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है, तो याद रखिएगा फेन उत्प्लावन विधि से किया जाता है। किस विधि से बाबू फेन उत्प्लावन विधि या फेन प्लावन विधि से सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है सोडियम आवर्त सारणी के किस ग्रुप का सदस्य है बाबू, ग्रुप यानी यहाँ पे वर्ग की बात हो रही है, तो वर्ग 1 का सदस्य है। पहले हम याद रखेंगे सोडियम के बारे में, सोडियम का संकेत Na, अगर पूछा आपसे तो वर्ग कितना होता है 1 होता है, और यह वर्ग एक साथ साथ बाबू कैसा धातु होता है क्षारीय धातु यानी एल्कली मेटल होता है। और इसका अगर परमाणु संख्या पूछे आपसे तो इसका परमाणु संख्या याद रखिएगा कितना होता है 11 होता है। समझ में आया कि नहीं बाबू, यानी ग्रुप 1 का क्या है सदस्य। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 पर पहुंचते हैं। भूपर्पटी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व बताइए बाबू, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व मैंने बताया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कम होता है सिलिकॉन, सिलिकॉन से कम
एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से कम क्या होता है Fe। ये चार ही नाम आपको याद रखना है। तत्व पूछ रहा है तो ऑक्सीजन इसमें है नहीं है, तो कौन हो जाएगा बाबू? अगर ऑक्सीजन नहीं है तो कौन हो जाएगा? सिलिकॉन। सिलिकॉन सबसे ज्यादा क्या होता है? पाया जाता है। समझ में आया कि नहीं? चार ऑप्शन देखिए, इनमें से ऑक्सीजन नहीं है। अगर ऑक्सीजन होता तो सबसे ज्यादा कौन पाया जाता? ऑक्सीजन। अगर धातु पूछता तो कौन कहते? एल्युमिनियम। चलिए, मैलाकाइट, यानी याद रखिए मैलाकाइट किसका फॉर्मूला है? किसका अयस्क है? याद कीजिए बाबू, मैलाकाइट किसका है बाबू? तो याद रखेंगे लोहा का, कॉपर का, जिंक का, सिल्वर का। तो आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में हमको बताइए कि मैलाकाइट किसका क्या है? अयस्क है, लोहा का है, कॉपर का है, जिंक का है या सिल्वर का है? ठीक है बाबू, आप लोग हमको बताइए। अगर याद कीजिएगा, लोहा का जो प्रमुख अयस्क होता है हेमेटाइट। क्या होता है बाबू? हेमेटाइट होता है। इसके अलावा क्या होता है? मैग्नेटाइट होता है। जबकि क्या है बाबू? याद रखिएगा, कॉपर का क्या होता है? कॉपर पायराइड्स। क्या होता है? कॉपर पायराइड्स। कॉपर पायराइड्स होता है। और तीसरा आपके पास क्या है बाबू? जिंक का। जिंक का क्या होता है बाबू? ZnO, जिंकाइट होता है। और बाबू इसका सिल्वर का एजोराइट होता है। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि कौन सा, किसका अयस्क क्या है? मैलाकाइट। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो आंसर बताइए। इसमें से सिल्वर का होगा नहीं, इन तीनों में से आपको आंसर क्या करना है? बताना है। बताइए किसका अयस्क क्या है? मैलाकाइट। ठीक है बाबू, जल्दी बताइए आप लोग, किसका अयस्क क्या है? मैलाकाइट है, आपको बताना है। देखते हैं सबसे पहले किनका आंसर आता है। यानी इसमें से किसका नहीं होगा बाबू? सिल्वर का नहीं होगा, यानी मैलाकाइट किसका अयस्क है? चलिए बताइए बाबू, मैलाकाइट किसका अयस्क है? बताइए सब लोग। देखिए बाबू, यानी मैलाकाइट पूछ रहा है किसका अयस्क है, तो याद रखेंगे मैलाकाइट किसका है बाबू? कॉपर का क्या है बाबू? अयस्क है। किसका अयस्क है? कॉपर का क्या है? अयस्क है। और साथ साथ आपको याद रखेंगे इसका मेन अयस्क क्या होता है? कॉपर पायराइड्स होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 पर हम लोग पहुंच गए। 68 क्या कह रहा है? देखिए, चलिए 68 नंबर क्वेश्चन, कॉपर का प्रमुख अयस्क। अभी मैंने पहले बताया बाबू, कॉपर का प्रमुख अयस्क क्या होता है? कॉपर पायराइड्स, यानी CuFeS2। ये उसका प्रमुख क्या है? अयस्क है, यानी CuFeS2। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? बक्साइट। और आपको बक्साइट का हमको फॉर्मूला बताना है कितना होता है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? K for Fe6 है। तो मैंने पहले भी बताया था K for Fe6 क्या होता है? इसका ऑक्सीडेशन नंबर इसमें Fe का +2 आएगा। और यह एक ऐसा लवण है, जटिल लवण है, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड बाबू? कॉम्प्लेक्स क्या है बाबू? कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। समझ में आया कि नहीं है? चलिए, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्कीन का होता है बाबू, एल्कीन का मतलब क्या होता है ये पहले बताइए। एल्कीन का मतलब होता है जहां कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो। कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, इसका फार्मूला होता है CnH2n। क्या होता है बाबू? CnH2n। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही। समझ में आया? चलिए 72 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इथेन में कार्बन का संकरण आपको बताना है। इथेन में आपको कार्बन का संकरण, इथेन मतलब कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, तभी तो क्या नाम पड़ा बाबू? इथेन। और सबसे पहले देखिए बाबू, एथ मतलब कार्बन की संख्या कितनी? एथ मतलब कार्बन की संख्या 2। और ए के मतलब कार्बन और कार्बन के बीच कौन बॉन्ड पाया जाएगा? सिंगल बॉन्ड। एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है बाबू? 4 बॉन्ड बनाता है। देख लिए यहाँ पे H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, 3 बॉन्ड ये, और एक कार्बन के साथ H H H। प्रत्येक कार्बन देखिए वो कितना बॉन्ड बनाया है? सिग्मा 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 सिग्मा। कितना सिग्मा हो रहा है? 4 सिग्मा। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा बाबू? sp3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? sp3। चलिए क्वेश्चन नंबर
73 कह रहा है कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क श्रवण करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ये आपको बताना है। कैल्शियम फॉर्मेट क्या होता है बाबू, फार्मूला पहले देख लीजिए, HC⋅O यहाँ पे O, फिर HC⋅O यहाँ पर O, और इन दोनों के साथ क्या जोड़ाता है, कैल्शियम। जब इसका शुष्क श्रवण करेंगे यानी इसको गर्म करेंगे बाबू, तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, बाहर नहीं अवक्षेप मिलेगा CaCO3। क्या मिलेगा बाबू, CaCO3 मिलेगा। आप देख लिए CaCO3 कहाँ से निकलेगा, C3O हो गया, नहीं एक और C होना चाहिए यहाँ पे, 1 मिनट देख लीजिए बाबू, क्या हो जाएगा यहाँ से, 1 मिनट, यहाँ हो जाए था बाबू C⋅O यहाँ पर O, इसके साथ ये जुड़ा था, हाँ ये बात देखिए बाबू, क्या बाहर निकलेगा, CaCO3। यहाँ से हम निकाल लेते हैं CaCO3, देखिए कैसे, C हो गया यहाँ पे O हो गया और Ca हो गया, यानी Ca एक C और 3 O, 1 2 3 CO3 निकल जाएगा, तो क्या बच जाएगा H, फिर क्या बचेगा C⋅O, फिर क्या बचेगा H। तो इसी का नाम बाबू फॉर्मल्डिहाइड, क्या नाम है, फॉर्मल्डिहाइड। क्या बनता है, फॉर्मल्डिहाइड बनता है। तो कई बार ये 2 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैल्शियम फॉर्मेट को अगर शुष्क श्रवण करें या गर्म करें तो क्या बनेगा, तो याद कर लिए यहाँ से CaCO3 अवक्षेप के रूप में मिल जाता है, और हमको प्राप्त क्या होगा बाबू, फॉर्मल्डिहाइड यानी CHO, नहीं CHO और साथ साथ H रहेगा, यानी फॉर्मल्डिहाइड की क्या होगी, प्राप्ति होगी। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है, कह रहा है कि बाबू की समान ताप एवं दाब पर 1 मोल का आयतन कितना होता है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसका आयतन होता है 22.4 लीटर। 1 मोल का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है एवोगाड्रो नंबर कितना होता है बाबू, तो आपको याद होगा 6.023 भी लिखा जाता है, गुणे 10 के पावर 23 या 6.023 22 गुणे 10 के पावर कितना बाबू 23। यही नंबर कौन सा नंबर है, एवोगाड्रो नंबर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही। समझ में आया कि नहीं बाबू। तो ये था हम लोग का आज का 75 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो बोर्ड एग्जाम में कई वर्षों से पूछा गया है। उम्मीद है कि सभी ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आया होगा, तो आप इसे याद कर लीजिएगा और एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर इसे पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा तो कृपया कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।